हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये नया वीडियो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वीकली टारगेट सीरीज का है। जैसा कि हमारे द्वारा 70 बीपीएससी के लिए पूरा सिलेबस कवर करवाना है और साथ ही साथ हर एक जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चलना है, किस तरह से हमें पढ़ना है। हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पूरा टारगेट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर वीक का टारगेट लेके चलते हैं और उसमें जितना एक वीक में हो सकता है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सोर्सेस के साथ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एक एक चीज है ना, मेंस में आया है नहीं आया है, कौन सा प्रीलिम्स के लिए है, कौन सा मेंस के लिए है। जो पहली बार होंगे वो पिछला वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो को भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वीक 4 का है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो हम लोगों ने किया है, और अभी जो हमारा ये जो वीकली टारगेट चल रहा है इसमें हम लोग हिस्ट्री को लेके और पॉलिटी को लेके चल रहे हैं, और साथ में करेंट अफेयर और साइंस। ओके, तो ये हमारा वीक 4 का वीडियो है, और इसमें हम लोग 22 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक के चीज़ों को कवर करने वाले हैं। 22 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक के चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हम लोग में 7 दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और आई होप कि आप लोगों ने जो 3 वीक तक जो भी चल रहा हमारा शेड्यूल, आप लोगों ने उसको देखा होगा, साथ ही साथ आप लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। जो भी इस वीकली टारगेट को कंप्लीट करेंगे ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारे क्लासेस दे रहा हूं, मैं आपको हर एक चीज का सोर्स बता रहा हूं, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब आपके पास उपलब्ध है। आपको केवल मेहनत करना है, सेल्फ स्टडी करना है, आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर पाएंगे। ओके, और साथ ही साथ कुछ ऐसा टॉपिक रहता है तो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन आपको सब कुछ सेल्फ स्टडी करना है। तो ये वीक 4 के टारगेट की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछला कवर कर लिया था, हम लोगों ने शायद लेटर मौर्य तक कवर कर लिया था, है ना। आज हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री, तो अभी हमारा चल ही रहा है, उसमें हमारा गुप्त वाकाटक वंश, है ना। गुप्ता डायनेस्टी और वाकाटक डायनेस्टी दोनों साथ ही पैरेलल चल रहे थे। तो गुप्ता डायनेस्टी और वाकाटक डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकता है। गुप्ता डायनेस्टी के मेन शासक हो सकते हैं, है ना। गुप्ता डायनेस्टी के प्रशासन हो सकते हैं। ये सब टॉपिक मतलब क्या क्या चीजें हैं, और क्या हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है और क्या हमें मेंस के लिए पढ़ना है, ये सब मैंने आपको बाइफरकेशन करके चीजें बता दिया है ना, सोर्सेज। शासक हो सकेगा, गुप्ता डायनेस्टी का कैसे प्रशासन चल रहा था, गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या कैसे व्यापार हो रहा था, कौन से जैसे बंदरगाह है, त्रामलिप्ति बंदरगाह है, ये सारे बंदरगाह के बारे में, है ना। कृषि कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, गुप्ता डायनेस्टी का कला कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, गोल्डन एज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स की रचना हुई, विज्ञान साहित्य गुप्ता डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब तो टॉपिक्स है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, पहला तो संस्थापक, है ना, जो गुप्त डायनेस्टी का स्थापना किसने किया, ये तो आपको ध्यान, हर एक वंश का तो ध्यान ही रहना चाहिए। और साथ में लास्ट रूलर, कि कोई भी डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक कौन हुआ, ये तो महत्वपूर्ण होता है ना हर एक चीज में। तो प्रीलिम्स के लिए आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ना है ना, और फिर समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, हरिसेन के बारे में महत्वपूर्ण, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है हरिसेन के पास कौन कौन से पोस्ट थे, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड जैसे कि आयरन पिलर जो मेहरौली में मिला है, लौह स्तंभ, है ना, उसके बारे में, इनके दरबार में जो नवरत्न थे या विक्रमादित्य बोला गया, फायान आया, उनके बारे में समझ लेना आपको। स्कंद गुप्ता के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन है। अभिलेख, गुप्ता पीरियड के जो कुछ कुछ अभिलेख हुए, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन रखना है ना। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद, जैसे गुप्ता डायनेस्टी में कुछ अलग अलग जो महत्वपूर्ण पद थे, अलग अलग जो ऑफिसर्स थे, उनका जो पोस्ट था, या अलग अलग जो टर्म्स इस्तेमाल हुए, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुए कि ये चीज को क्या बोला जाता था, इस शब्द का क्या मतलब था गुप्ता पीरियड में, तो उनको आपको देख लेना है ना। फिर पुस्तकें में जनरली कालिदास के सारे बुक्स के बारे में ध्यान रखना है, कालिदास का कौन सा बुक लिखा उन्होंने, है ना। 12 महिर, ये भी महत्वपूर्ण है। भास करके भी उनका एक है, उनके बारे में भी है ना, रुचि है। जो नवरत्न थे उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो मंदिरें इनके समय निर्माण हुई, मंदिरों को ध्यान में रखना है। और इनके समय जो मैथमेटिशियन हुए, जो एस्ट्रोलॉजी हुए, उनके बारे में आपको ध्यान रखना। गुप्ता पीरियड में प्रीलिम्स के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना। ओके, जनरली गुप्ता पीरियड में थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, फिर उसके में अगर मेंस के लिए अगर सवाल बन सकता है तो ये टेम्पल और केव ड्यूरिंग द गुप्ता, अगर बनाएगा सवाल तो ये बन सकता है। जैसे हमारा पाला, मौर्यन, पटना, कलम, ये सब पूछते आया है। अगर नया सवाल बनाना चाहेगा तो बना सकता है कि गुप्ता पीरियड के समय जो टेम्पल्स बने या केव पेंटिंग्स, जो केव बने हैं ना, बहुत सारे केव्स थे, उनके बारे में बताइए। इस तरह का सवाल आ सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो प्रीलिम्स के चीजों को समझेंगे, साथ में उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी चीजें हुई गुप्ता पीरियड के समय, जो मंदिरें बने, उन मंदिरों का क्या एक लक्षण रहा, क्या एक कैरेक्टरिस्टिक रहा, उनके बारे में हम जरूर समझेंगे। और ये सब कहां से मिलेगा, तो अगर एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ लेते हैं, चैप्टर 10वां और चैप्टर 11वां, क्लास 6 का, तो आपको तो ये पूरा प्रीलिम्स वाला चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, कोई वीडियो आपके पास है तो उस वीडियो से पढ़ लीजिए उस चैप्टर को, या एक बुक आता है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें नहीं मैंने लिखा हो, बहुत अच्छा बुक है, मैं उस बुक के बारे में आपको लिख देता हूं। ओके,
पूनम दलाल दहिया, इनका बुक है, पूनम दलाल दहिया इनका बुक है। ओके, और इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से फॉर द प्रीलिम्स फॉर द मेंस बहुत अच्छा बुक है। आप मेंस के लिए भी अच्छा बुक है, प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा बुक है हिस्ट्री का। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, एक एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री करके इसका बुक है, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री है, इस बात को मॉडर्न मैंने नहीं बताया। एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री पूनम दलाल दहिया का बुक है। आपको जहां से ये टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उन बुक्स के माध्यम से कवर कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको सोर्सेस बताया हूं कि एनसीईआरटी को भी कवर करते जाएंगे तो कोई भी नया सवाल प्रीलिम्स में बनेगा तो आराम से उत्तर कर पाएंगे, है ना। फिर एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब भी आपको ये सारे जानकारी मिलेंगी, है ना। जिसका चैप्टर 2 क्या है हमारा, किंग्स फार्मा एंड टाउन, है ना। ये बुक चैप्टर का नाम है जो मैंने हमें लिख दिया है। सब कुछ मैं आपको क्लियर लिख दिया हूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर का नाम क्या है, सब कुछ आपके सामने है। फिर लेक्चर जैसा अगर आपको मेरा वीडियो है ना, बीपीएससी प्लेटफॉर्म या स्टडी पंडित जो भी बोल रहे हैं, दोनों नाम मैंने चेंज किया है तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर लेक्चर्स आपको देखें तो मैंने गुप्ता पेड़ को करीब 4-5 लेक्चर में मैंने चीजें 3-4 लेक्चर में मैंने कवर करवाया है, तो छोटा छोटा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी देख लेंगे तो वहां से भी आपका गुप्ता पेड़ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगा, मतलब फॉर द प्रीलिम्स, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है, घटना चक्र से, जैसे चैप्टर खत्म हो तुरंत घटना चक्र से सवाल लगा ले, है ना, प्रीवियस ईयर के सवाल लगा ले। अभी तो यही बुक आप समझ सकते हैं। और जैसे मैंने लिखा, चाहे तो फिर लुसेंट से कवर कर ले या एनसीईआरटी ओल्ड आपके पास पड़ा तो उससे कवर कर ले। ये सारे सोर्सेज में आपके पास जो सोर्सेज है ना उसके माध्यम से। और देखिए मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दिन का पूरा आपका, एक दिन में आप इतना तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो कर ही सकते हैं कि एक वंश के बारे में पढ़ ही सकते हैं, इतना तो आपके पास समय होगा। अभी मैंने अब क्लास 6 का अगर आप 2 चैप्टर को देखेंगे तो 20 मिनट लगेगा 2 चैप्टर, है ना। एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 2 देखे तो 1 घंटा इसमें लगेगा। ओके, उसके बाद अगर आपके पास लुसेंट है तो उस लुसेंट में गुप्ता के पीरियड के बारे में 2 से 3 पेज होगा, कितना देर लगेगा, 15 मिनट लगेगा। वीडियो देखना तो वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो ये अगर चीजें करते हैं तो मेन है ये, इसको फोकस करना है, कैसे करना है वो चीजों को, साथ में एनसीईआरटी को लेके चलना। सबसे मेन चीज है कि आपको ये फोकस करना है और एनसीईआरटी को लेके चलना है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है, समझ रहे बात को, जो आपका महत्वपूर्ण है मैंने इसको बारे में बता दिया। ओके, मेंस के सवाल जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप तुरंत इंटरनेट का सहारा लीजिए कि गुप्ता के समय कैसे कैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर गोल्डन एज क्यों बोला गया, इन सारे चीजों के बारे में इंटरनेट के सहारा से, क्योंकि एक दिन आपका पूरा इस पे आपको देना है। क्लियर है। फिर सेकंड डे आएंगे जैसे हर्ष चालुक्य पल्लव। अब देखिए हर्ष चालुक्य पल्लव ये सब आपका प्रीलिम्स का चैप्टर है ना। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेंगे, 5 से 10 लाइन पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ेंगे, राजधानी पढ़ेंगे, उनके द्वारा कीर्ति किताब लिखा गया है ना, बानभट्ट उनका जो आपका हर्षचरित बुक लिखा, ये सब पढ़ लेंगे। हर्षवर्धन का को चालुक्य सेकंड ने हराया, पुलकेशिन सेकंड ने हराया, चालुक्य वंश का था जो आपका एहोल स्किम्सन में रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इससे ज्यादा कोई सवाल आता है नहीं प्रीलिम्स में, है ना। हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के समय में हिंसवांग आया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, चलो खबर हो गया। ओके, शासक प्रशासन शिलालेख जो महत्वपूर्ण हो, मतलब जो महत्वपूर्ण अभिलेख लिखे गए उनके बारे में, है ना, सॉरी यहाँ शिलालेख लिखा है, जो भी अभिलेख है। ओके, पुलकेशिन सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य के बारे में देखें, चालुक्य के बहुत सारे जनरली चालुक्य के अलग अलग ब्रांचेस थे, बेंगी के चालुक्य हैं, तो उस तरह से चालुक्य के जो महत्वपूर्ण राजा हो उनके बारे में पुलकेशिन सेकंड हो जाएंगे, इनके बारे में पढ़ लेंगे। हिंसवांग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कौन सा बुक लिखा, फिर इनके समय जो किताब लिखी गई उनके बारे में। मंदिरों का निर्माण भी हुआ है ना, चालुक्य के द्वारा, पल्लवों के द्वारा अलग अलग मंदिरों का निर्माण हुआ, उन मंदिरों का जानेंगे कि वो मंदिर कहाँ पे है, किस शासक के द्वारा बनाया गया, उनको हम लोग रखेंगे। ठीक है, और ये इसमें आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी कर दिया। जैसे कि आप सेम क्लास चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे क्लास चैप्टर 10 पढ़ा, क्लास 11 पढ़ा, वही चैप्टर 10 और 11 पढ़ेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा सब। अब देखिए कि 2 चैप्टर पढ़ने से ये 2 दिन का तो आपको कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, है ना। फिर क्लास 11th में आपका बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक है ना। ये कहां से आ गया, ठीक है, ये थोड़ा हटा दीजिएगा, ये दोबारा हो गया कॉपी। ठीक है, ओके, फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कच्ची कवर हो जाएगा। फिर आपका ये सारी चीजें, मतलब यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर सवाल है या घटना चक्र का बुक है, जल्दी पढ़ना तो लुसेंट से पढ़ लीजिए, लेकिन आप इस तरह से पढ़ें कि दोबारा फिर आपको केवल प्रैक्टिस का जरूरत पड़े, दोबारा इस सारे सिलेबस को कवर नहीं करना है कि हर्ष पढ़ रहे हैं फिर चलो क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी एग्जाम के लिए XYZ कोई भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं।
ओके। और एनसीईआरटी तो मैंने पूरा क्लास छठा पढ़ा दिया, क्लास 7वां पढ़ा दिया, क्लास 8वां पढ़ा दिया, क्लास 9वां पढ़ा दिया हिस्ट्री का एनसीईआरटी, तो मैंने उसके थ्रू भी करा दिया। तो वहां से 2-2 घंटा 1-1 घंटा अगर समय देते हैं कि अगर बुक्स पढ़ने का मन नहीं है, अगर बुक्स पढ़ने का मन नहीं है तो वीडियो को देख लीजिए। 3 घंटा का वीडियो क्लास छठा का, मात्र 3 घंटा पूरा क्लास छठा मैंने पढ़ाया है। सामने कॉपी रखेंगे, 3 घंटा अगर दे देते हैं वीडियो को, या 2 दिन करके दीजिए 1.5 घंटा, तो पूरा क्लास छठा खत्म हो जाएगा, जो करीब करीब 8 से 10 दिन में मैंने करवाया एक करके। मतलब जो मैंने इसमें सोर्सेस में दिया है वो 8 से 10 दिन में। अभी देख सकते हैं कि बिग 4 चल रहा है, और बिग 4 में देख सकते हैं कि मैंने कभी क्लास छठा ही आपका चल रहा है ना, तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कौन महत्वपूर्ण चीज को नोट डाउन करना, नहीं रखना है किसी चीज को, तो वो भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया, बस पढ़ना है आपको, मेहनत करना है, हाँ, और फॉलो करना है। टाइम पास मत करिए। बार बार बोलता हूँ कि ऐसा चीजें नहीं कि इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है कि जो इतना अच्छे से वाइफरकेशन करके बनाया गया। ऐसा नहीं चाहूंगा तो मैं केवल यहाँ पर उठा के रख दूं चीजों को, लेकिन मैं पूरा प्रीवियस ईयर सवाल है, मेंस के सवाल है, सब सवाल को देख के, यूपीएससी के सवाल है, सब सवाल को देख के मैंने सोर्सेस को मैं रखता हूँ, इधर सारे टॉपिक को रखता हूं। तो आपके लिए इतना मेहनत जब मैं कर रहा हूं, अभी आप देख सकते हैं कि 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे मैं आपके वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो 2:30 बजे में जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, तो आप लोग जो मैं दे रहा हूं तो पढ़ ही सकते हैं ना। ओके, जो मैं दे रहा हूं तो आपको पढ़ ही सकते हैं। तो अब देखिए त्रिपक्षीय स्ट्रगल है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए हुआ था, आपको पता होना चाहिए। गंगा यमुना का दोआब जो क्षेत्र था उसके लिए बार बार त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। गुर्जर है, पाल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट के बीच में। अभी तीनों वंश के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शासक क्या है, अब सबके बारे में। नागभट्ट स्थापना करता है, वस्त्रराज एंट्री करता है इसमें, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में। फिर देखिए इस समय 2 आपके, एक अल मसूदी, एक सुलेमान आए, 2 अरब यात्री आए जिन्होंने अलग अलग चीज के बारे में बताया कि पाल डायनेस्टी के जो मतलब थे राजा को क्या बोल देते हैं ना। उसके बाद जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें बोला। गोविंद ठड के बारे में बोला था कि जो जैसे कि अल मसूदी बोलता है गोविंद ठड के बारे में कि उनका जो हाथी था गोविंद ठड का, वो कहाँ से पानी पीता था, मतलब उनके एरिया के बारे में, एक्सटेंड करने के बारे में बताया। तो पाल के बारे में, जैसे गोपाल गोपाल ने पाल डायनेस्टी की स्थापना की। धर्मपाल पावरफुल शासक रहा जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। फिर देखिए फिर बाद में महिपाल फिर से दोबारा पाल डायनेस्टी को फिर से मजबूत करेगा। महिपाल के बारे में है ना, अंतिम शासक के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या था। राष्ट्रकूटा में दंती दुर्ग स्थापना करता है ना। फिर कृष्ण फर्स्ट के बारे में, गोविंद ठड महत्वपूर्ण है। अमोघ वर्ष जो कविराज किसको बोला गया, इंद्र ठड के बारे में, लास्ट में कृष्ण ठड। तो इन राजाओं के बारे में ये सब कवर करना है चीजों को। और ये सब कहाँ, पूनम दलाल दहिया का बुक, वहां पे पूरा मिल जाएगा आपको, या कोई भी बुक जहां पे हो, आप इंटरनेट पे लिख दीजिएगा ना ये त्रिपक्षीय संघर्ष, तीनों राजवंश के बारे में, महत्वपूर्ण शासक, सब कुछ आ जाएगा। तो वहां से कवर कर लेना है। और जो बचा कुचा रहेगा, जैसे ही आप घाटा चक्र लगाएंगे तो वहां से सवाल बन जाएगा, प्रीवियस सवाल लगाएंगे तो वहां से सवाल बन जाएगा। ओके, फिर अब इस चीज को देखिए, क्लास 7वां का, जैसे ही क्लास 7वां का आप चैप्टर 2 उठाएंगे, ये पूरा त्रिपाठी स्ट्रगल मैप बना हुआ है, त्रिपाठी स्ट्रगल का मैप बना हुआ, कैसे लड़ाई किया, यहां से कवर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद चाहे जो हमारा वीडियोस होगा त्रिपाठी स्ट्रगल के ऊपर, मेरा 2 वीडियो होगा शायद, या 2 या वीडियो 30 से 40 मिनट का, वहां देख लेंगे तो पूरे डिटेल से कवर, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है वो एरिया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। वहां से आप देख लीजिए, आप केवल त्रिपाठी स्ट्रगल लिखिए, बीपीएससी प्लेटफॉर्म लिखिए, यूट्यूब पे आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो अब हम पाल पढ़ रहे हैं, तो महत्वपूर्ण क्या था हमारा मेंस के लिए, वो है पाला आर्ट। पाला आर्ट के बारे में एग्जाम में पूछा है ना, और महत्वपूर्ण है, पूछा नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सवाल देखिए आया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा शायद, डिस्कस द फीचर ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स एंड इट्स रिलेशन विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के साथ पाला कला और ठीक है आर्किटेक्चर्स के बारे में बताइए कि कैसे संबंध रहा बुद्धा के साथ, बुद्धिज्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध रहा पाल कला का, है ना, उसके बारे में आप बताइए। 65वें पेज में सवाल पूछा। फिर पूछा कि बताइए फीचर्स क्या है पाला आर्किटेक्चर्स का और स्कल्पचर्स का, बताइए कि मेन फीचर्स क्या है पाल आर्ट्स का बिहार में। फिर एग्जामिन करिए क्रिटिकली कि पाल आर्ट का क्या मेन फीचर है, मतलब पाल आर्ट के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, सोर्सेज इंटरनेट का सहारा ले लीजिए, ठीक है, इंटरनेट का सहारा लीजिए। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, ठीक है, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, ये वेबसाइट है, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री, है ना। अब कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ बताता हूं, ठीक है। पाल आर्ट लिखिए, पाल आर्ट, और लास्ट में सेल्फ स्टडी हिस्ट्री लिखिए, गूगल मारिए, पहला जो आएगा उसको ओपन करिएगा, पूरा पाला आर्ट्स के बारे में डिटेल से बताया हुआ, बस एक नोट्स बना लीजिए कि पाल आर्ट्स क्या था, पाल आर्ट्स के क्या मेन फीचर्स थे, है ना, उसका क्या मतलब
क्रिटिकली उसको एग्जामिन कर लीजिए, एक नोट्स बना के रख लीजिए। अब पाल आर्ट्स आपका हमेशा के लिए हो गया, जब मेंस का एग्जाम का टाइम आएगा तो उसको बार बार रिवाइज करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सब कुछ आप समझ सकते हैं कि दे रहा हूं चीजें क्लियर करके, तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत ही तो आपको करना है। तो पाल आर्ट के बारे में यहाँ से कर लिए, नीतीश सिंघानिया का बुक है वहां पे भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, है ना। तो ये सब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि कहां से किस टॉपिक को पढ़ना है, मैंने यहाँ तक सब कुछ मेंशन किया। अब 3 दिन पूरा आपने दिया हिस्ट्री के ऊपर, है ना। अब आप चौथा दिन आएंगे पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था फंडामेंटल राइट तक, और थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था कि मैं फंडामेंटल राइट में मेंस का टॉपिक छोड़ दिया था, है ना। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में सब कुछ ध्यान से रखना है कि फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है। एनसीईआरटी में आपको सब कुछ दिया हुआ, मैंने बोला था एनसीईआरटी पढ़ने, मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, अलग बात है कि फंडामेंटल राइट क्यों जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स को एक हाथ से देती है सरकार, एक हाथ से ले लेती है, सब सवाल आया हुआ एग्जाम में हमारा, है ना। तो उनको थोड़ा सा समझ लेंगे, हालांकि आप लोगों ने किया भी होगा। पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर, अब हमारा प्रीलिम्स में क्या सवाल बन सकता है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर? प्रीलिम्स में यही सवाल बन सकता है कि कौन कौन सा जो केस, अलग अलग केस वाले भारतीय केस, उसके पहले और भी केसेस आए, तो कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। मेन केस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन है, कौन कौन सा प्रावधान है हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स में रखा गया, वो थोड़ा सा 4-5 याद रखेंगे। बहुत महत्व छोटा चीज है, 10 मिनट में याद हो जाएगा। अब मेंस के लिए है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है समझाइए, कैसे केसवान भारतीय बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो डिटेल से पूरा समझना है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या उसके प्रावधान है हमारे संविधान में, है या नहीं है, कैसे आया, क्या चीजें हैं, ओके। ये पूरा डिटेल से आपको कवर कर लेना है बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और ये आपको देखने को मिल भी जाएगा क्लास 11th का जो आपका चैप्टर नंबर 9 है ना, चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्या है? भारतीय संविधान, जो पता नहीं हिंदी में क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ओके। ये चैप्टर 9 क्लास 11th में 2 बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी का बुक है, एक राजनीतिक सिद्धांत का बुक है, वो नहीं, उस बुक में नहीं, दूसरा का बुक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें चैप्टर नंबर 9 पढ़िएगा तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत से भी चीजों को कवर कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत ने बेसिक स्ट्रक्चर दिया, दोनों पढ़िए, टाइम आपको एक दिन दे रहे हैं इसलिए तो पूरा दोनों पढ़िए ना, ओके। फिर लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने लेक्चर्स भी बनाया इसके ऊपर, और घटना चक्र से कोई सवाल है प्रीवियस से तो प्रीलिम्स वाला सवाल कर लीजिए, और मेंस वाला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी हाल में ही पूछा गया है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, है ना, तो उसको भी आप बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दिन मैं आपको पूरा रिजर्व दे रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो कर सकते हैं। नहीं समझ में आता ज्यादातर तो बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बने हुए वीडियो है ना, उन वीडियो को देखिए जिन्होंने अच्छे तरीके से समझाया है, 1-2 घंटा 3 घंटा में बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो पूरे से समझ के नोट डाउन कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो गया ना वो, कभी भी सवाल आएगा तो बना दीजिएगा। तो ऐसे तैयारी होता है, एक ही बार में तो नहीं होता। अब देखिए, अब पार्ट 4 ए हमारा हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, उसमें देख लेना है कि फंडामेंटल ड्यूटी कैसे आया, हमारा कौन समिति के सिफारिश पे ऐड किए, कहाँ ऐड किए, कितने 11 थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे, है ना। 11वां लास्ट में जुड़ा 86वां संशोधन से, उसको समझ लेंगे, खत्म फंडामेंटल ड्यूटी। अब पार्ट 5 जब हमारा आएगा जिसमें संघ के बारे में बात है, संघ तो चलो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। अब पार्ट 5 में पहला हमारा है तो एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 से 61 तक है, मेनली आर्टिकल 72 आर्टिकल प्रेसिडेंट का है, क्षमादान 111 आर्टिकल भी है ना, असेंट टू बिल है करके। प्रेसिडेंट के पावर, अब प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट देता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, प्रेसिडेंट के क्या क्या शक्तियां, उसके संबंधित आर्टिकल्स हो गए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने यहाँ लिख दिया 52, 53, 54, 55, 60, 61, 72, 71, 111। इसके अलावा भी अगर आपको याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो याद होना ही चाहिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रीलिम्स के लिए, है ना। फिर मेंस में सवाल बहुत आया कि बताइए प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट को हम लोग एक बूढ़े आदमी की तरह मानते हैं कि जैसे घर में एक बूढ़ा आदमी होता है उस तरह से प्रेसिडेंट को मानते हैं। तो अलग अलग सवाल आ चुके हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के पावर के ऊपर कि प्रेसिडेंट को पावर तो दिया हुआ है लेकिन बस नाम मात्र का है, इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में आए, तो उसको आपको कवर करना है। प्रेसिडेंट और पीएम का क्या संबंध है, अभी हाल में ही सवाल पूछा गया कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में किस तरह का इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, किस तरह का संस्थात्मक संबंध है, उनके बारे में लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ प्रेसिडेंट और पीएम का संबंध, है ना, लक्ष्मीकांत में है। फिर आपका लक्ष्मीकांत के जब पीएम चैप्टर पढ़ेंगे ना प्रधानमंत्री, तो वहां पे भी ये सारा चैप्टर है, ये सारी चीजें हैं। और जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो कि उसमें आपका एक टॉपिक है कि संवैधानिक स्थिति क्या है, आप क्या पोजीशन है राष्ट्रपति का संविधान में, उसमें भी समझाया। तो प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में क्या संबंध है, पीएम
एडवाइस देता है पीएम उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मानना है नहीं मानना है, सब किसके लिए क्या क्या रूल्स क्या क्या अमेंडमेंट हुए सब कुछ आया है ना। तो वो सब हम लोग समझेंगे, क्योंकि पावर प्रेसिडेंट की जो भी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है ना, आपके फाइनेंशियल पावर है, क्षमादान की शक्ति है, सैनिक पावर है, जितने भी प्रेसिडेंट के पावर है वो आपको डिटेल से समझ लेना। एक दिन आपका पूरा रिजर्व इसके लिए चैप्टर में मैंने ये भी क्लास 11 आप बुक उठाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क चैप्टर 4 नंबर एग्जीक्यूटिव बुक, चैप्टर 4 का नाम ही है कार्यपालिका, चैप्टर 4 कार्यपालिका बुक पढ़िए, पूरा प्रेसिडेंट के बारे में कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसमें प्रेसिडेंट क्या है, सब डिटेल से बताया हुआ आपको, सब कुछ बुक्स में दिया, कोई अलग जगह नहीं दिया है ना। लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, वीडियो भी मैंने बताया उससे वीडियो भी देख लीजिए, जो ऐसे भी आपको कवर करना। लेकिन एनसीईआरटी को अभी से एनसीईआरटी को फोकस करके रखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक दिन में इतना कर सकते हैं यार, मैं बोले एक दिन में 7 घंटे या 6 घंटे आपको अगर देने हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। एक दिन केवल पॉलिटी और साइंस, पॉलिटी साइंस, हिस्ट्री साइंस ऐसे करके पढ़ना है तो इतना तो कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप जैसे जब तक एग्जाम हो 70 बीपीएससी का तब तक अगर करेंगे तो पूरा सिलेबस भी कवर होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। जो 100% दे रहे हैं अपने टाइम को, है ना, जो 100% अपने समय को दे रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, वो आराम से कवर कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। कंप्लीट है। ओके, अब हम देखें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब उनके साथ इनको वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। ओके, महत्वपूर्ण आर्टिकल 63 है, 64 है, 66 है, 69 है। अब इनका निर्वाचन मंडल में कौन कौन वोट देता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट 135 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाते हैं, ये सब समझेंगे। उनका राज्यसभा में क्या पावर है, इनका क्वालिफिकेशन कौन बन सकता है, इनके कुछ पावर्स को पढ़ेंगे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो छोटा टॉपिक है, इसको भी आपको क्लास 11th का वही सेम चैप्टर पढ़ेंगे तो हाँ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मिल जाएगा। तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 1 2 3 टॉपिक हो गया ना 3 दिन में। तो इस तरह से कवर करेंगे तो आपका आराम से पॉलिटी हो या कोई सब्जेक्ट हो बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा साइंस और करंट अफेयर। मैंने बोला करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन को फॉलो करिए और उसको कवर करना। तो अभी हम लोग दिसंबर मंथ है करंट अफेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जनवरी हमारा चल रहा है, तो हम दिसंबर मंथ है करंट अफेयर कवर करेंगे। और करंट अफेयर कैसे कवर करना है, पूरा पहले तो पूरा रीडिंग डालना है, चीजों को समझना है। कोई अभी इंटरनेशनल इशू ज्यादा चर्चा में रहेगा, उसको जरूर समझेंगे, उसको जरूर पढ़ेंगे, है ना, उसको जरूर पढ़ेंगे। अभी राम मंदिर बना है तो बहुत सारे इसके ऊपर सेकुलरिज्म के ऊपर चीजें आएंगी कि सेकुलरिज्म कैसे बढ़ावा, एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये है वो है। तो हम लोग सब कुछ पॉलिटिक्स के संदर्भ में चीजों को समझेंगे, सेकुलरिज्म क्या है, क्या चीजें हो सकती हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये मैंने बोला कि डेली 2 से 3 घंटा, 2 घंटा आपको करंट अफेयर, 2 घंटा करंट अफेयर हो गया, है ना। 1 घंटा आपका इधर आपका साइंस पे हो गया 1 से 1.5 घंटा, और बाकी के बचे घंटे जो भी पॉलिटी या हिस्ट्री जो आप दे रहे हैं एक वीक में उसके ऊपर कवर करना है, ठीक है। फिजिक्स में मैंने जो भी बोला कि क्लास एनसीईआरटी क्लास 8वां खत्म करना है आपको 1 वीक में, है ना। जैसे क्लास 6ठा क्लास 7वां आप लोगों ने कवर किया होगा एनसीईआरटी, उसमें आपको हार्डली 3 से 4 पेज का नोट्स बना होगा और उतना ही काम का है, ठीक है। बाकी तो हम करवा देंगे एनसीईआरटी में। अभी नेक्स्ट सीरीज एनसीईआरटी का साइंस ही स्टार्ट होने वाला है, साइंस बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। आप साइंस की वीडियो को देखिएगा, साइंस के कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। फिजिक्स में अभी हम लोग चल रहा है, फिजिक्स में हमारा क्या है, वर्क पावर एनर्जी, वर्क का क्या फॉर्मूला है, उनका क्या डायमेंशन है, यूनिट है, सब समझेंगे। एनर्जी कितने तरह की एनर्जी होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, वो सब समझेंगे, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, है ना, स्ट्रेस पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, है ना, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। ओके, कैसे वर्षा की बूंद गिरती है तो गोल होता है, ये सब चीजें सरफेस टेंशन के अंदर है। ओके, सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, श्यानता के बारे में पढ़ेंगे, है ना, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे, और मैंने यहाँ बार लिखता स्टडी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर में सवाल कैसे पूछेगा इन चैप्टर से उसके अकॉर्डिंग इसको कवर करना है, इसको पढ़ते जाना है। ओके, और इसमें ज्यादा लोड नहीं, अगर साइंस की चीजें समझ में ज्यादा नहीं आ रहा तो ज्यादा लोड नहीं लेना, जितना भी समझना तो उतना पढ़ लीजिए। हम प्रीलिम्स के लिए करवा देंगे साइंस के सवालों को, और जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो वहां भी कवर करा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर करा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं हो। लेकिन जितना भी हो सकता है घटना चक्र की बुक से, अगर आपको प्रीवियस आपको करना है तो घटना चक्र की बुक को आप साइंस को कवर कर लीजिए। ओके, मतलब जैसे भी आपकी चीजें हो रही हैं आप कंप्लीट करते जाइए, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं, करे ये तो नहीं हो पाएगा छोड़ देते, छोड़ना नहीं, अभी करिए। फिजिक्स थोड़ा सा उस तरह से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे सवाल आते हैं एग्जाम में ज्यादातर, तो वैसे आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इसको आपको 28 तारीख तक कवर करना है। और जैसा कि आपको पता है कि 6 दिन का मैंने दिया है, 7वां दिन क्या होता है आपका संडे, और 7वां दिन का पूरा क्या करना होता है, 7वां दिन आप पूरा कम से कम 10 घंटा रिवाइज, जितना भी
पढ़ा अपने 6 दिनों के अंदर, उन सबको रिवाइज करिए। मेंस के सवाल अगर हैं तो उसको लिखने की कोशिश करिए। यही काम है आपका। प्रीवियस ईयर के सवाल को पूरा उठाकर पढ़ लीजिए। ये है आपका संडे का काम। मैं बता रहा हूं कि इसको अगर फॉलो अप कर लिए पूरा, जब तक आपका एग्जाम ना हो, आपका जीके इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा जनरल स्टडी हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आप आराम से कवर कर पाएंगे, कोई भी एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करो या दबा के हर जगह, कोई भी ग्रुप हो हर जगह शेयर करो, व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ, सब जगह शेयर करो। कि मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका काम बन जाता है कि आप चीजों को शेयर करें और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। फर्जी चीजें यूट्यूब बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत कचरा पड़ा हुआ है, उन चीजों के पीछे ज्यादा मत पड़िए। ठीक है, चलिए मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।